चलिए कक्षा 12 के अगर भौतिक विज्ञान की बात किया जाए तो आपके भौतिक विज्ञान के लेसनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक विद्युत और एक प्रकाश। तो विद्युत वाला आपका खंड क है जो आप पढ़ रहे हैं उसको। ख की बात करते हैं तो ख में प्रकाश है जिससे आप कुछ परिचित हैं, कक्षा 10 में पढ़ा था आपने प्रकाश को, ठीक ना। तो ख की बात करते हैं, खंड ख में पहला लेसन आपका दिया गया है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। अगर हम लेसन की बात करते हैं तो लेसन आपके पास है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो जानते हैं कोई भी लेसन को पढ़ने के लिए बच्चों हम केयर करते हैं कि पहले उसका मतलब क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले आप कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश किसे बोलते हैं, प्रकाश क्या है, बोलिए। तो प्रकाश के लिए सबसे पहले आपने कहा कि प्रकाश का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो उसको हम किस रूप में या किस भाषा में हम उसको लिख सकते हैं जो सबसे आसान सा हो, सबसे सूटेबल हो। तो हम लिखते हैं, अगर हम प्रकाश की बात करते हैं यानी हमने कहा कि प्रकाश यानी कि लाइट। अगर प्रकाश की बात करते हैं तो आपने कहा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँखों को या हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना यानी फीलिंग जिसको बोल सकते हैं, दृष्टि संवेदना यानी जो हमारी आँखों को कुछ महसूस हो, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे में हम क्या बोल सकते हैं, तो जैसे में हमारे पास हो सकते हैं सूर्य तारे, मान लीजिए मोमबत्ती, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बत्ती, विद्युत बल्ब इत्यादि, ठीक ना। अब प्रकाश यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी हमारी आंखों को कुछ फीलिंग महसूस होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फीलिंग यानी वही फीलिंग संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे वस्तु में हो सकते हैं सूर्य तारे, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब इत्यादि, ठीक। इन एग्जाम्पल के आधार पर, ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है सूर्य तारे और विद्युत बल्ब, इन एग्जाम्पल के आधार पर हम प्रकाश को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रकाश के स्रोत को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, तो रुकिए एक मिनट, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम पहले भाग की बात करें तो पहला भाग कौन सा हो सकता है, तो आप पहला भाग बोल सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला भाग बोल सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो बोलते हैं लुमिनस सोर्सेज। लुमिनस सोर्सेज का मतलब क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लुमिनस सोर्सेज को हम लिख सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत
स्रोत कहलाते हैं। जैसे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो बोल सकते हैं कि सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरी हेडिंग, दूसरा प्रकार हो सकता है, इसमें आप नोट कर लेंगे क्या होता है, तो होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत को बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जो अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो वे प्रकाश स्रोत, लिख सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं, को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे में हम लिख सकते हैं कि जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा, कांच आदि। ये तो प्रकाश के दो भाग हो गए। प्रकाश की क्वालिटी की अगर बात की जाए, ये तो प्रकाश हो गया, ठीक ना। अब हम प्रकाश के गुण की बात करें तो चलिए लिख सकते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या हो सकता है, तो प्रकाश का गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या हो सकते हैं, तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हो सकते हैं। मेन हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि क्या इसके गुण हो सकते हैं। तो पहला गुण हो सकता है, अगर हम बात करें तो हो सकता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी यह दिखाई थोड़ी देता है, अदृश्य होता है। तो लिख सकते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक। दूसरे वाले की बात करें तो यह एक सीधी रेखा में गमन करती है। लिख सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी चलती है। तीसरा हो सकता है इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लिख सकते हैं कि प्रकाश के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। 4 नंबर, बहुत सारे इसमें है, लिख सकते हैं 4 नंबर। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसी तरह से। तो यह तो 4 हो गए। एक और लिख लीजिए, प्रकाश की चाल आपको मालूम है कितनी होती है, आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लिख सकते हैं कि इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, ये तो इसके गुण हो गए। अब अगली इसमें प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो ये भी हो सकता है कि आपका लेसन था प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्या कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है, आपतित मतलब उस पर पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक, तो प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, इसके बाद बोल सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल एक समान चाल होती है, यानी प्रकाश की चाल नियत होती है। यानी डेफिनेशन इसका क्या बना प्रकाश के परावर्तन का, तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, बोल दे रहे हैं फिर से एक बार लिख देते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक, तो जब वापस लौट जाता है तो इसको क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन, लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। प्रकाश के परावर्तन से अगर हम समझें, यानी अगर हम इसको एक डायग्राम पे अगर इसको डिनोट करते हैं तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि एक इसका समतल तल हो गया। ठीक, ये एक इसका परपेंडिकुलर हो गया। ये यहाँ से किरण आती है तो रिफ्लेक्ट होके कुछ तो वहीं से वापस हो जाती है और कुछ दूसरी दिशा में परिवर्तित होती है। ये आपका हो गया अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, कुछ डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो ये पड़ रही है तो ये आपतित किरण हो गई, ये वापस जा रही है तो परावर्तित किरण हो गई। ये जो कोण बना उसको आपतन कोण बोलते हैं और ये जो कोण बना वो परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण, आपतन कोण को हम स्मॉल आई से और परावर्तन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी हम कुछ इसके लिए अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसका कुछ डेफिनेशन है। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो चित्र में दिख रहा है आपको परावर्तक पृष्ठ। कुछ डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो लिख देते हैं। चलिए, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पृष्ठ से वो परावर्तित हो जा रही है, यानी हम इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
परावर्तक पृष्ठ की बात करते हैं यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं, क्या हो सकता है? तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, यानी ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है यहाँ से टकराई है, टकरा के वापस रिटर्न हो जा रही है, तो ये क्या कौन सा पृष्ठ हुआ? तो आप बोल देंगे कि परावर्तक पृष्ठ हो गया। दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। दूसरे पृष्ठ में अगर आपके पास है आपतित किरण, आपको डायग्राम चित्र में दिख भी रहा है, तो आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब हम इसको बोल सकते हैं क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपको यहां दिख रहा है आपतित किरण। आपतित किरण किसे बोलते हैं? तो आप देख सकते हैं कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है। ये जो समतल पृष्ठ आपको दिख रहा है इस पे आके यह टकराई है, तो जो किरण टकराती है वह क्या है? आपतित किरण कहलाती है। इसी का अपोजिट आपके पास हो सकता है परावर्तित किरण। इसी का अपोजिट अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि आपतित का उल्टा परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसे बोलते हैं? तो रिफ्लेक्टेड रे आपका हो जाएगा कि वह किरण, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो परावर्तित किरण कहलाती है। वह, आप फिर सुन लीजिए, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण हो जाएगा कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो परावर्तित किरण कहलाती है। चलिए आगे इसी में अगर हमको डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम में आपको आपतन बिंदु दिखा। आपतन बिंदु यानी कि ये होता है आपतन बिंदु, यहाँ आपको जहाँ से सब कुछ डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगले डेफिनेशन में अगर हमको बनाना हो, अपनी कंसेप्ट को क्लियर करना हो, तो याद रखिएगा कोई भी पूछ सकता है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो इसके लिए अगर हम डायग्राम, अगर हम फिगर को देख रहे हैं तो फिगर के हिसाब से अगर हम चित्र बनाना, डेफिनेशन बनाना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे, ये जो बिंदु दिख रहा है, जिस बिंदु पे टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो आपतित किरण है, ये समतल परावर्तक पृष्ठ जो दिख रहा है, इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से आके टकराती है वह हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक इस डायग्राम को देख के बना सकते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब मतलब नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो बोल सकते हैं, नॉर्मल क्या हो सकता है? तो अभिलंब का मतलब आपतन बिंदु से पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा। आपतन, ये जो हमारे पास है, इस पर जो परपेंडिकुलर जो रेखा खींच दी जाती है वह अभिलंब यानी कि नॉर्मल बोली जाती है। अब इसके बाद आते हैं आपतन कोण पे। छठवां आपका डेफिनेशन बन सकता है आपतन। आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसलिए उसको हम चाहते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन बन सकती है कि आपतित किरण तथा अभिलंब। आप डायग्राम पे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना है वो आपतन कोण हो गया। क्लियर? चलिए इसी का अपोजिट चलते हैं। इसी का अपोजिट हमारे पास है क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण की बात करते हैं यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो चलिए डायग्राम पे आप वापस देख सकते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है वो परावर्तन कोण कहलाता है। क्लियर? अब आते हैं
कि इस जो परावर्तन हमारे पास हैं, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए मिटा लेने दीजिए। पहले परावर्तन के प्रकार की बात करते हैं, तो चलिए अगला टॉपिक बन सकता है कि परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार मतलब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार, कितने प्रकार का परावर्तन हो सकता है। तो आपने कहा कि परावर्तन जो पृष्ठ देख रहे हैं उस पृष्ठों के आधार पर दो भागों में बांटे जा सकते हैं। कैसे कैसे? तो पहला नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो चलिए नियमित परावर्तन की बात करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार चिकने पृष्ठ से होता है, लिखते हैं डेफिनेशन, चलिए लिख ही दे रहे हैं आपके कहने से। कह रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर हम डायग्राम पे बनाना चाहें तो चलिए इसका डायग्राम बना लिया जाए कि नियमित परावर्तन होता कैसे है। तो मान लीजिए ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक, प्लेन हो गया। तो अब यहाँ से जब किरणें चली, तो जैसे मान लीजिए कि ये किरण चली यहाँ से, ऐसे चली, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ ऐसे। फिर ये किरण चली तो ये ऐसे, ये चली तो ये ऐसे। आप देख रहे हैं कि एकदम पैरेलल चलती जा रही है, ये ऐसे, ठीक ना। तो ये जो किरणें हैं एक दूसरे के एकदम समांतर चली जा रही हैं, तो ये क्या हो गई? नियमित परावर्तन हो गया, ठीक ना। इस किरणों को हम बोल सकते हैं कि यह हमारे पास आपतित किरण है और ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक। अब इसका जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड प्रकार है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो सेकेंड में इसका अपोजिट यानी अनियमित परावर्तन। सेकेंड क्या हो सकता है? तो आप बोल सकते हैं कि अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित का मतलब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर का मतलब जो पैरेलल ना हो, इसका अपोजिट। मान लीजिए कि अगर कोई पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब कैसा पृष्ठ है? तो समतल भी पृष्ठ हो सकता है, खुरदरा भी पृष्ठ हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ समतल, जो ऊपर वाला था वो आपका समतल पृष्ठ था। मान लेते हैं कि यह समतल पृष्ठ पे नहीं पड़ा, कोई खुरदरे पृष्ठ पर पड़ा। तो जब खुरदरे पृष्ठ पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन का जो कोण होगा, जिस कोण से वह गिरता है उस कोण से वह वापस नहीं हो सकता है। तो जब उस कोण से वापस नहीं होगा तो वह जो परावर्तन हो जाएगी वह इर्रेगुलर यानी असमांतर रहेंगी। असमांतर का मतलब वह अनियमित परावर्तन हो जाएगा। अगर हम इसको डेफिनेशन पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन, अगर हम डेफिनेशन इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है
खुरदरे पृष्ठ से होता है। तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, अर्थात समांतर नहीं होती हैं, अनियमित परावर्तन कहलाती हैं। ठीक, अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो मान लीजिए कि कोई हमारे पास पृष्ठ था। कैसा पृष्ठ था? तो मान लिया कि ऊबड़ खाबड़ था, ये आपका ये ऐसे था। तो यहाँ से जब ये समतल प्लेन नहीं है तो ये खुरदरा जो पृष्ठ था, जब मान लीजिए कि किरणें पड़ी, ठीक, तो ये वाला यहाँ से गड्ढा है, तो मान लीजिए कि ऐसे घूम गया, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। तो इसका जो परावर्तन है वो समांतर नहीं दिख रहा है, तो यह हमारा अनियमित हो गया। अब आते हैं कि जब परावर्तन हमने जान गया कि नहीं परावर्तन ये होता है, तो परावर्तन के कुछ रूल भी होंगे। ठीक, तो इसके क्या रूल हो सकते हैं? तो हमने लिखा परावर्तन के नियम। तो क्या हो सकता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, क्या रूल है? तो इसके दो नियम होते हैं। ये आप कक्षा 10 में आप पढ़े हुए हैं इसको, कि इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से? तो आप लिखते हैं प्रथम नियम। क्या? तो आपको डायग्राम दिख रहा था कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आप लिखते हैं कि आपतन कोण, जिसको आप स्मॉल आई से दिखाए थे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण, जिसको आप आर से दिखाए थे, के बराबर होता है कोण आई बराबर कोण आर। ये आप बताए थे, ये आपके इसके दो नियम हो गए। ठीक, तो ये तो प्रकाश था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपने अभी डिस्कस किया। चलते हैं इसी पर, अगला टॉपिक आपका बढ़ सकता है प्रकाश के बाद आगे चलते हैं। तो प्रकाश के बाद अगले टॉपिक में आपका आ सकता है प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब यानी इमेज। चलिए इमेज की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? जो हमको महसूस होता है, जो हमको दिखता है वो है। तो प्रतिबिंब किसे कह सकते हैं? तो कहते हैं कि वस्तु के किसी बिंदु से, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन है इसका, कि इसका डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वस्तु के, सुनिएगा ध्यान से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये आप कक्षा 10 में पढ़े थे कि जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब तो ये हो गया। कैसे आपने कहा डेफिनेशन कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और आभासी प्रतिबिंब मतलब महसूस हो रहा है यानी कि वर्चुअल। अब आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वही सेम डेफिनेशन आप बना सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो इस प्रकार के जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त होते हैं। आभासी प्रतिबिंब का मतलब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन के पश्चात जब रिफ्लेक्ट हो करके जब वो दूसरी तरफ कन्वर्ट होती है, जब दूसरे तरफ वो जाती है तो महसूस होता है दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है तो दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होती है तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिबिंब के बाद आपका अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब के बाद कौन सा? तो अगला टॉपिक आपका है दर्पण यानी मिरर। दर्पण यानी मिरर की बात करते हैं। मिरर यानी दर्पण। आपके घरों में भी दर्पण होता है। दर्पण आप देखे हैं तो पहले तो क्वेश्चन होता है कि जो आपके घरों में दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण किसे कहते हैं? तो एक जो साइड होता है वो पॉलिश किया होता है या लाल रंग का लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है। तो यह क्या होता है? एक जो निकाय जो बन जाता है वो एक दर्पण का काम करता है जिससे रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक ना। दर्पण में पहला हम प्रकार अगर ध्यान देते हैं तो पहला दर्पण होता है समतल दर्पण। पहला दर्पण आपका होता है समतल दर्पण। ध्यान से लेसन को सुनिए, इसमें कुछ नहीं है, फिजिक्स यानी कुछ नहीं। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। समतल दर्पण कैसा होता है? तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं कि एक स्केच ले लीजिए या एक पेंसिल ले लीजिए या कुछ भी ले सकते हैं। जब हम उसके सतह पर रखते हैं तो पूरा का पूरा भाग अगर छूता है, उस दर्पण को अगर पूरा का पूरा भाग छूता है तो वह समतल दर्पण होता है। ठीक। अगर समतल दर्पण आपके तीन प्रकार के हो गए। दर्पण तीन प्रकार के, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होता है जो पूरा का पूरा भाग छुए वो समतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में आप ध्यान दीजिएगा कि एक साइड पॉलिश किया होता है, ऐसे उभरा हुआ होता है। यानी अगर हम किसी स्केल को रखें यहीं पे तो बीच वाले भाग को छूता है और दोनों किनारे छूते नहीं है तो यह हो जाता है उत्तल दर्पण। दोनों किनारे नहीं छूते हैं तो उत्तल दर्पण हो जाता है। और अवतल दर्पण किसको बोलते हैं कि जब हम स्केल इसके सतह पर रखते हैं तो दोनों किनारे छुए और बीच में न छुए तो वह हो जाता है अवतल दर्पण। ठीक ना। तो दर्पण तीन प्रकार के हो जाते हैं। मिरर तीन प्रकार के हैं। तो समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण की क्या क्वालिटी हो सकती है? तो समतल दर्पण होता है ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। देख सकते हैं समतल दर्पण कैसे किसको बोलते हैं? तो समतल दर्पण होता है ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है,
समतल दर्पण कहलाता है। ठीक ना, समतल दर्पण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके गुण, प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं इसके गुण। गुण में कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो पहला गुण हो सकता है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरा गुण क्या हो सकता है? सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरे की बात करें तो उसका जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। तीसरा भी गुण अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि क्या हो सकता है कि समतल दर्पण में अगर हम जितने पीछे से दर्पण के सामने से जितना पीछे से हम देखते हैं, सामने से जितना हम देखते हैं दर्पण में उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगर ये मान लीजिए समतल दर्पण है, इसके सामने से अगर मान लीजिए हम यहाँ बैठ करके हम अपने को इसमें देखते हैं तो इस दर्पण में इतना ही पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी ये जो दूरी है, हम जितनी दूरी से इसमें हम अपने को देखते हैं उतना ही दूरी उस दर्पण में पीछे हमको बना हुआ दिखाई देता है। ये भी एक आप इसका गुण हो गया। अब ये तो आपके बात होगी समतल दर्पण की। समतल दर्पण के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो जो हमारे टॉपिक में है, आपने लेसन में पाठ का नाम ही देखा था, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो दूसरा आपका इसमें हेडिंग चलता है क्या? समतल दर्पण हो गया। अब आते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को बात करते हैं तो ये स्फेरिकल मिरर हो गया। SPHERI, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वही है, ये तो आपका सिंपल दर्पण था तो समतल दर्पण हो गया। स्फेरिकल मिरर में हमने कहा ना अभी, स्फेरिकल मिरर मतलब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण। स्फेरिकल मतलब जो राउंडिंग में हो जाए, तो अवतल और अवतल ये दो प्रकार हो गए। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण इसमें दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण हम इसको बोल सकते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हो गया। इसमें दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर हो गया। दो हो गए। सबसे बात आती है कि अवतल दर्पण, इसे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के लिए आपने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई कांच है, किसी कांच के खोखले गोले को काट लेते हैं और काटने के बाद जो एक पृष्ठ बनता है उस पृष्ठ पर चांदी की पालिश कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए तो जो दर्पण प्राप्त होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, ये दो प्रकार के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब, अवतल दर्पण का अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, आप डायग्राम देखिएगा। अवतल दर्पण का मतलब कि जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। जैसे मान लीजिए हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण का मतलब वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। देखिए बाहर पालिश किया हुआ है, बाहर पालिश किया हुआ है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यानी यहाँ से अगर किरण पड़ी, यानी हम इसको अगर आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहें तो इधर से वो परावर्तित से बाहर हो जाता है, परावर्तित किरण हो गया। तो जो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बाहर की तरफ दबा हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, यानी कि परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है। इसमें होता है कि जो परावर्तन होता है दबे हुए पृष्ठ से होता है, परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। तो यह क्या हो गया? आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक ना। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में आपका इसका ठीक अपोजिट, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। भीतर की तरफ पालिश कर लीजिए और ये आपका यहाँ से परावर्तित हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आपतित किरण पर यहाँ से परावर्तित हो गई। तो इसको बोल सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, तो वह हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। अब इसमें हम चलते हैं, इसमें बहुत सारे कुछ डेफिनेशंस होंगे
उनको कल क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। पहले उन लेसनों को समझिए, उनके टॉपिक को समझिए, उनका डेफिनेशन कैसे बनता है, फिर उसके बाद इसका नोट्स बनाइए और उसका इसका न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।